नबी बन गए, हुस्न बन गए, तुम मेरे हेलो गाइस, हेलो 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 भाई, हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो एकदम जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को आज आगे बढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस और डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या करे थे, डिस्कस करे थे। प्रथा अनुसार वही चीज़ें हम पहले करेंगे कि सबसे पहले डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमने बोले थे कि डायरेक्शन उस बताता है। डायरेक्शन क्या बताता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, बट अदर थिंग्स रिमेन्स दी कांस्टेंट। मतलब वो कुछ अजम्पशंस लेता है कि भाई बाकी जो फैक्टर्स है, बाकी जो चीजें हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, वो सब हम कांस्टेंट मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और जब भी हम इस रिलेशनशिप को, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, शो करते हैं, जब भी हम इस रिलेशनशिप को टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं मेरे बच्चा, शो करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड शेड्यूल। मतलब व्हेनेवर हम ये चीजों को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मतलब उसको शेड्यूल बोल दिया जाता है। तो हमने देखे थे कि भाई प्राइस अगर 50 है तो 10 क्वांटिटी डिमांड होंगी, 40 है तो 20 होंगी, 30 है तो 30 होंगी, 20 है तो 40 होंगी एंड 10 है तो 50 होंगी। एंड व्हेनेवर हम इसी रिलेशनशिप को अगर ग्राफिकल फॉर्म में क्या कर दे, उतार दे, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड कर्व। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, कर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आसान तरीका बताया था कि कोई भी कर्व किस डायरेक्शन में किस तरीके से जा रहा है, इन सबको याद करने की कोई और कतई जरूरत नहीं है। सिंपली एक चीज आप कर लो कि वो जो कर्व की आप बात कर रहे हो, वो जो भी कर्व की आपको बातचीत करनी है, ठीक है, उस कर्व को जो रिलेशनशिप है उसकी आप क्या कर लो, एक छोटा सा अलग से कर्व बना के देख लो। आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको एक यहाँ पे बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये रिलेशनशिप हमको पता है। तो सिंपली एक साइड में ऐसा ड्राफ्ट बना के देख लो, एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और उसमें गावरानी कर्व दे दो। ठीक है, अब यहीं पे ये रिलेशनशिप क्या कर दो, उतार दो। प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ेगी, इधर प्राइस, इधर डिमांड। प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होंगी, प्राइस कम होंगी, डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होंगी। जो पॉइंट्स हमको मिले, इन पॉइंट्स को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कर्व क्या है। सो बट ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कर्व इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? और एक तरीका बता दूं याद रखने का हमेशा के लिए, तो हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, whenever there is a opposite inverse relationship in between that two variables जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे प्राइस और डिमांड की बात कर रहे थे, तो प्राइस अगर कम होती है डिमांड बढ़ती, प्राइस बढ़ती डिमांड कम होती है, बार बार ये चीज तो आने वाली है इस चीज में। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इनवर्स रिलेशनशिप वाले वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उतारेंगे, सो उस केस में ऑलवेज जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही बनेगा। चाहे आप कोई भी चीज का ग्राफ बना के देख लो। यहां तो मैंने प्राइस डिमांड की बात करी है, आपको लगता है तो आप जो चाहे उस दो चीज को पकड़ के ग्राफ बना लो। बस इतना याद रखना कि व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, सो द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। क्लियर? तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से क्या कर लो, बैठा लो, ताकि तुमको डाउट्स कभी ना आए ये बातों को लेके। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड द ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये चीजें याद करनी रहेंगी, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के एमसीक्यूज पूछते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कर्व क्या रहता है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आप रिलेशनशिप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको पेपर में जाके सिर्फ ये करना है कि वो रिलेशनशिप को अप्लाई करके देख लेना है ग्राफ पे, छोटा सा साइड में ग्राफ बना के, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ का एंगल क्या है। क्लियर? ये सारी चीजें हमने कल पढ़े थे। और उसके बाद फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व आप लोगों को दिए हुए थे, दैट इज डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बोले थे, ये तो बाकी हम समझ चुके थे। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बोला था मैं आज बताऊंगा, उसमें से भी ये एक पॉइंट जो है खासकर, इसको आज भी नहीं बताऊंगा मैं, इसको मैं बताऊंगा रेवेन्यू कंसेप्ट के साथ।
ठीक है, तो आगे के चैप्टर में आएगा वो रेवेन्यू कंसेप्ट, तो हम उसको वहां पे क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन यस, आज जो मैं आपको स्लोप बताऊंगा वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको होमवर्क भी बोला था कि भाई पढ़ के आना, देख के आना कि व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव स्लोप, ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है, और कैसे हमको पता चलता है कि किसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, किसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये चीज समझ लो आप, चाहे इसके आगे इतने सारे कंसेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट्स में भी यही बात घुमा फिरा के मैं ऑलवेज बोलने वाला हूँ कि ऑलवेज रिलेशनशिप क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर वो दो कंसेप्ट के बीच की रिलेशनशिप पता है, रिलेशनशिप मतलब वही डायरेक्शन, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। अगर आपको ये पता है तो ये स्लोप, ये डायरेक्शंस, ये कर्व, ये सारी चीज़ें आप इजीली क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो देखो, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं स्लोप के फॉर्म में, ठीक है, कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्राइस कम हो रही है तो कम होने को हम माइनस बोल सकते हैं क्या, नेगेटिव बोल सकते हैं क्या, और जब डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं क्या। मतलब मैं यहाँ पे बढ़ने को पॉजिटिव बोलूंगा, कम होने को मैं नेगेटिव बोलूंगा। फेयर इनफ, बढ़ने को पॉजिटिव बोलता हूँ, कम होने को नेगेटिव बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश किया, तो मैंने बोला कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है, मतलब डिमांड का बढ़ना इज अ पॉजिटिव, डिमांड का कम होना इज नेगेटिव, एंड वी ऑल नो दैट प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज व्हाट, माइनस। सर नहीं समझा, बोलने का मतलब क्या, ये स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिवली स्लोप्ड। अच्छा, ऐसा उल्टा करके देखो बरा सर, ये लो, डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड का कम होना नेगेटिव, प्राइस का बढ़ना पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। सो ऑलवेज रिमेंबर डिमांड curve is negatively sloped. Demand curve is what? Negatively sloped. Got it my point? Demand curve is what? Negatively sloped. Demand curve जो है वो क्या है? Negatively sloped. तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कम हो रहा है मतलब एक माइनस है, दूसरा बढ़ रहा है दूसरा प्लस है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में whenever there is a inverse relationship, मतलब आज से ये चीज अपने दिमाग में गार्ड बांध लो कि whenever there is a inverse relationship, ठीक है, सो इस इनवर्स रिलेशनशिप में ऑलवेज कर्व जो रहेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, एंड ये हमेशा निगेटिवली स्लोप्ड रहेंगे। देखो मैंने तो प्रूफ करके दिखा दिया ना, लॉजिक भी बता दिया। क्या लॉजिक है भाई इसका, पॉजिटिवली निगेटिवली स्लोप क्यों है, क्योंकि एक बढ़ता है मतलब प्लस हो रहा है, एक कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो एक का बढ़ना इज अ प्लस, एक का कम होना इज अ माइनस। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रही है तो बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो कम होगा, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं। तो आप कुछ भी करके देख लो, दोनों केसेस में मैंने अप्लाई करके देख लिया, और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, कोई चीज के बीच में अगर क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये हो जाएगा सर कि दोनों ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप करेंगे और उनका कर्व ऑलवेज अपवर्ड बनेगा। हाँ, सप्लाई में आएगा, वहां पे भी बताऊंगा ये चीज, बट आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप ये चीज समझ लो। लॉजिक यही है ना, और क्या लॉजिक, मैंने आपको ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका ग्राफ बना के दिखा दिया, ये नेगेटिव स्लोप क्यों होता है ये भी आपको प्रूफ करके दे दिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब प्रॉब्लम बच्चों को ना हमेशा इतनी आती है ना, ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आते हैं ना, मालूम नहीं कुछ लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है, मैं इसलिए बोल रहा ना लॉजिक समझ लो, तुम खुद अप्लाई करके देख लो ये लॉजिक बैठ के एक बार, 2 मिनट लगेंगे तुमको खुद विश्वास हो जाएगा कि सर जो बोल रहे हो सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। खैर क्लियर, सो समझ में आ गया कि क्यू वाई है, तो हमने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, तो सारी चीजें हम इसकी ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं फीचर्स के। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं, दैट इज रैशनली बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। एंड व्हाट इज मीन बाय दैट रैशनली बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। सर रैशनली बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है,
भाई लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस है इसके पीछे? तो दैट इज नथिंग बट रीजंस बिहाइंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and demand, that is in LAD, that is law of LOD, that is law of demand। अब मत पूछ लेना LOD का मतलब क्या है, LOD का मतलब लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? ठीक है। सो रीजन बिहाइंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? समझा? Got it my point? Clear? चलो, other things being equal, if the price of a commodity falls, demand will rise and vice versa। vice versa as in simple because of following reason। vice versa मतलब उल्टा। ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। so what are the reasons behind that? there are some reasons, basically there are 4 reasons या 5 reasons जो हमको दिए हुए हैं। ठीक है, वो हमको एक एक करके अच्छे से डिटेल में क्या करने हैं, समझने हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इसलिए आप समझने में थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है। फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देयर इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों इसके पीछे रीजन है? यस, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, कंज्यूमर क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि भाई प्राइस, मेरे को जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करता हूं ना, तो आई एम रेडी टू पे एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, मैं कुछ भी उसके लिए दे सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट आफ्टर कंज्यूमिंग 1 2 3 4 5 कमोडिटीज, मेरी जो कैपेसिटी है पे करने की, व्हाट आई एम रेडी टू पे, वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। मतलब मेरी कैपेसिटी जो है पे करने की, व्हाट आई एम रेडी टू पे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंजम्पशन, जो वो पर्टिकुलर कंजम्पशन से मेरे को मिल रहा है। ठीक है, जो मेरे को पर्टिकुलर कंजम्पशन से फायदा मिल रहा है, दैट मच आई एम रेडी टू पे एज पर डिमिनिशिंग यूटिलिटी, एज पर मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। जितनी मेरे को यूटिलिटी मिल, पे मैं कितना कर रहा हूं दैट इज इररिलेवेंट, बट व्हाट आई एम रेडी टू पे इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट कि व्हेनेवर कंज्यूमर कंज्यूम वन बाय वन मोर यूनिट्स, ठीक है, हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल गोस ऑन डिक्रीजिंग, उसकी कम कम होती जाएंगी मार्जिनल यूटिलिटी। बिल्कुल सही बात है। तो तुम खुद सोच के देखो कि अगर कोई चीज की प्राइस ज्यादा है तो तुम वो चीज की क्वांटिटी 1 2 3 खरीद लोगे, उसके ऊपर खरीदोगे क्या? क्यों नहीं खरीदोगे? बिकॉज जो तुमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ यूनिट के बाद यूटिलिटी मिलेंगी, ठीक है, वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी जितनी उसकी क्या है, प्राइस है। वापस से बोल रहा हूं, जितनी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस है, उतना सेटिस्फैक्शन तुमको वो पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं देंगी, तो तुम हाई प्राइस में खरीदोगे। आई एम नॉट सेइंग नहीं खरीदोगे, तुम लोग खरीदोगे, बट उतना नहीं खरीदोगे जितना तुमको खरीदना चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं खरीदोगे, कम खरीदोगे। लेकिन तुम खुद सोच के देखो, कोई चीज की प्राइस अगर कम हो जाए, कोई चीज की प्राइसेस अगर कम हो जाए, सो बट ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मैं 2 खरीदने वाला था वहां पे मैं 4 खरीद लूंगा। See, it is as simple as that कि मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, सो वो मिल रही है उस पर्टिकुलर यूनिट से 12 की। दैट मीन्स आई एम रेडी टू पे ₹12 फॉर दैट। आई एम रेडी टू पे 12 रुपीज फॉर दैट थिंग। सो उसकी प्राइस अगर है, मान लो 20 रुपए, उसकी प्राइस है 20 रुपए, तो मैं खरीदूंगा, बट एक यूनिट खरीदूंगा फर्स्ट यूनिट से, दूसरे से मेरे को 20 रुपए, मतलब मैं 1 खरीदूंगा, 2 खरीदूंगा। लेकिन अगर इसी की प्राइस मैं 10 रुपए कर दूं, तो तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप जो पे करने को तैयार हो,
ठीक है, ज़्यादा अमाउंट आपको जो यूटिलिटी उस पर्टिकुलर चीज़ से मिल रही है, अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाए तो बट ऑब्वियस सी बात है एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट कि हमारी यूटिलिटी भली कम कम होती जा रही है, लेकिन हम वो क्वांटिटी क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो हमको कम प्राइस में मिल रहा है। व्हाट आई एम रेडी टू पे, उससे भी शायद कम प्राइस में मिल रहा है। जितना मैं पे करने को तैयार हूँ उससे भी मेरे को वो कम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं तो ऑलवेज अरे अरे ले आओ ले आओ ले आओ, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी ले आओ, मैं उसको कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Clear or not? तो consumer will buy more quantity at a lower price because they want to equalize their marginal utility of a commodity and price. It is but not normal but natural कि consumer always चाहेगा कि उसकी price और marginal utility क्या हो, इक्वल हो जाए, तभी उसको इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अगर उसकी marginal utility ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस होता है। लास्ट चैप्टर जाके रेफर करो नालायक को, लास्ट चैप्टर में डिटेल में समझाया था कि कंज्यूमर सरप्लस कब होता है, जब हम व्हाट आई एम रेडी टू पे उससे कम में अगर हमको मिल रहा है तो हम खरीदेंगे, हमको कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर प्राइजेस कम होंगी तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटीज परचेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम बाद में ज़्यादा क्वांटिटीज के बाद अचीव होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, ये आपका जो रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप का, कि प्राइस अगर कम होंगी तो कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेगा, प्राइस अगर बढ़ेंगी तो कंज्यूमर कम बाय करेगा, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ी हुई प्राइस में उस पर्टिकुलर चीज़ से नहीं मिलेंगी। कम अगर प्राइस होंगी तो ही विल बाय मोर, क्योंकि उसको उससे उतनी ज़्यादा यूटिलिटीज़ क्या होंगी, मिलेंगी। तो वही बोल रहा है, कंज्यूमर विल बाय मोर एट अ लोअर प्राइस बिकॉज दे वांट टू इक्वलाइज देयर मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज दैट इक्वलाइज? इक्वलाइज मतलब they want price is equals to mu, that means they want equilibrium, ठीक है, they want equilibrium। so diminishing marginal utility and equalizing with the price is the cause of downward sloping demand curve। yes, but obvious सी बात है सर, ये क्यों कॉज हो गया? अरे तुम ही तो बता रहे हो कि कंज्यूमर कम प्राइस में ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा प्राइस में कम खरीदेगा, कम प्राइस में ज्यादा इसीलिए खरीदेगा क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर चीज से मार्जिनल यूटिलिटी भले कम होती जा रही है, लेकिन उसकी प्राइस भी तो कम है ना। मार्जिनल यूटिलिटी भले कम हो गई लेकिन प्राइस भी तो कम हो गई ना, तो वो तो ज्यादा खरीदेगा ना। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा तो डिमांड कर्व ऑलवेज क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। समझी बात? वापस से कम प्राइस में ज्यादा खरीदेगा। मैं जानबूझ के इस पॉइंट को बहुत इलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आता है इसमें बहुत। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि भाई कम प्राइस में ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा प्राइस में कम खरीदेगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है। तो दैट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, और इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप द डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और क्या? क्लियर? चलो पक्का? ओके देन नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन द अदर कमोडिटी। अगर प्राइस वो कमोडिटी की कम हो रही है तो भाई ये बट ऑब्वियस सी बात है कि वो कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के मुकाबले क्या हो रही है, चीपर होती जा रही है। तुम खुद सोच के देखो, तुम अभी तक एक नॉर्मल सा जूता पहनते थे, ठीक है, कोई ब्रांड वांड का जूता नहीं पहनते थे, बट अब ब्रांडेड जूते के जो प्राइसेस है ना वो कम हो गए, ब्रांडेड जूते के प्राइस कम हो गए। तुम क्या करोगे? छोड़ो ये नॉर्मल, हम तो जाएंगे ब्रांडेड की तरफ। क्यों तुम ब्रांडेड की तरफ गए? क्योंकि अब वो ब्रांडेड कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, अब वो बाकी कमोडिटीज के मुकाबले थोड़ी सी सस्ती हो गई है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर द प्राइस विल फॉल मोर एंड मोर कंज्यूमर उसमें जाके शिफ्ट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मतलब उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अब बाकी कमोडिटीज के मुकाबले क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। यानी बाकी कमोडिटीज के मुकाबले अब ये कमोडिटी सस्ती हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाकी कमोडिटीज को छोड़ के अब ये कमोडिटीज क्या करेंगे, परचेस करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स वेरी चीपर, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन द अदर कमोडिटी। बिकॉज ऑफ दैट मोर एंड मोर कंज्यूमर वो चीपर कमोडिटी क्या करते हैं, परचेस करते हैं। और उल्टी भी चीज होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजेस, सो बिकॉज ऑफ दैट वो अदर कमोडिटीज के मुकाबले थोड़ी महंगी हो जाती है। सो अभी तक भले ही मैं उसको कंज्यूम कर रहा था, यूज कर रहा था, बट अब मैं बोलूंगा भाई अब वो मेरे बजट के ऊपर जा रही है, अब मेरे वो बजट में नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी तक वो यूज करता था, लेकिन अब मैं ये दूसरी वाली कमोडिटीज क्या करूंगा, यूज करूंगा। दैट मीन्स प्राइस के बढ़ने की वजह से मैं उस कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट होकर दूसरी कमोडिटी पे आ गया, शिफ्ट हो गया। प्राइस अगर कम हो रही थी तो मैं दूसरी कमोडिटी से शिफ्ट हो गया, ये कमोडिटी पे आ गया। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्राइस के बढ़ने से मैं वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करता था उसके मुकाबले अपने को सस्ती चीजें मिल रही है दूसरी कमोडिटी, तो मैं वो कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती है तो
मैं अब दूसरी कमोडिटी से ये कमोडिटी में क्या हो जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि वेन एवर द प्राइजेस ऑफ अ गुड्स फॉल्स इट बिकम्स चीपर देन द अदर गुड्स, सो मेजॉरिटी कंज्यूमर विल शिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और वाइस वर्सा। Clear? So consumers now substitute and use the cheaper commodity, it is but obvious but natural, in place of other commodity which you have now become relatively expensive, but अब दूसरी commodities उसके मुकाबले में expensive दिख रही है। See, उसकी प्राइस शायद चेंज हुई नहीं होगी दूसरे commodity की, लेकिन हमारे commodity की प्राइस क्या होगी, कम हो गई। तो ये अब दूसरे के मुकाबले क्या दिखने लगी है, चीपर, और वो दूसरी वाली इसके मुकाबले क्या दिखने लगी है, एक्सपेंसिव। सो अब हम इसकी तरफ जाएंगे ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ डिमांड के केस में, कि भाई अगर तुम्हारी कमोडिटी की प्राइस तुम कम कर रहे हो तो अभी तक तुम्हारे पास अगर 4 कस्टमर थे तो अब तुम्हारे पास 10 कस्टमर आ जाएंगे, क्योंकि जो दूसरी कमोडिटीज परचेस करते थे, दूसरी ब्रांड दूसरी कंपनी का कमोडिटीज परचेस करते थे, वो भी अब तुम्हारे पास आ जाएंगे, वो भी तुम्हारे पास आके शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी कमोडिटी दूसरी कमोडिटीज के मुकाबले क्या है, चीप है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, व्हेन तुमने प्राइस कम कर दी, प्राइस के कम होने से तुमने प्राइस कम कर दी, प्राइस के कम होने से ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। एंड व्हेन तुमने प्राइस बढ़ा दी, सो प्राइस बढ़ाने की वजह से अब लोग किधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी कमोडिटीज पे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। गाइज मैं ये जो रैशनल वगैरह ये जो रीजंस बताता हूँ ना, मैं इतनी देर तक एक एक पॉइंट बताते रहता हूँ, कई बार वही रिपीट करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि लिखा करो ये चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में। जितना तुम अटेंटिव रहोगे ना क्लास में, उतना तुमको ये फायदा मिलेगा। मतलब चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स इज एज सिंपल एज, या प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंसी हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे सीएमए हो, ठीक है, कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स में अगर पढ़ रहे हो ना, तो जितना आप क्लास में अटेंटिव रहोगे उतना आपके वो प्रोफेशनल बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ, आई एम लिटरली एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं 10th तक। बस आफ्टर 10th मेरी लाइफ में एक ही चीज़ चेंज हुई, और वो ये कि मैंने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, मैं क्लास में मोर अटेंटिव होते गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट आना चालू हो गया उन चीज़ों में, एग्जाम्पल्स लिखते गया। तो घर जाके जब पढ़ता था तो मेरे को वो चीज़ वहाँ से रेफर करके मैं क्या करता था, एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करता था, क्योंकि सर ने तो क्लास में पढ़ा दिए। अब घर में जब मैं पढ़ रहा हूँ तब तो सर मेरे साथ नहीं बैठे, उस टाइम पर थोड़ी ना ये वर्चुअल होता था कि आके देख लो, बट स्टिल। तो आप लोग जितना लिखते रहोगे ना चीज़ें, जितनी अपनी लैंग्वेज में लिखते रहोगे, मैं इंग्लिश में लिखता था, SMS लैंग्वेज अपनी इंग्लिश, कि मेरे को जो बाद में पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाए, और क्लास में मैं वो चीज़ को प्रॉपर टाइम टू टाइम लिखता रहे। ऐसा भी नहीं कि सर आगे पढ़ाने चले गए और हम वही लिख रहे हैं, वैसा भी नहीं, ठीक है। सो ये ऑलवेज चीज़ अपनी क्लास में याद रखो। मतलब मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में इतने सालों के, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सिर्फ, और अपने जब मैं उसके पहले पढ़ता भी था, तो इतने सालों के, अब ऑलमोस्ट इट्स नाउ बिन 14 ईयर्स, ठीक है। तो 14 ईयर्स से मैं जो देख रहा हूँ, मतलब पढ़ने से लेके सब चीज़ें, तो मैं 14 ईयर्स से जो देख रहा हूँ ना, चाहे मेरे दोस्त भाई हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, उनमें से जो लोग CA बने हैं, या CS बने, या CMA बने हैं, प्रोफेशनल बने हैं, और जो नहीं बन पाए हैं, या फेल हो गए हैं, या नहीं बन पा रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क एक ही चीज़ का होता है कि दे आर मोर अटेंटिव इन क्लास एंड दे आर नॉट मोर अटेंटिव इन द क्लास। इट इज़ फैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। ओके इज देन, तो इनकम इफेक्ट क्या होता है सर? इनकम इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारी इनकम है 10,000 रुपये, तुम्हारी इनकम कितनी है 10,000, तो इनकम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनकम तो सेम है तुम्हारी, पहले भी और अभी भी। अब तुम कोई चीज़ परचेस करते थे जिसकी कीमत थी ₹100 पर कमोडिटी, तुम अभी तक जो चीज़ें जो परचेस कर रहे थे उसकी कीमत थी, अरे यार इसको क्या हो गया, ₹100 पर कमोडिटी, ठीक है। सो तुम्हारी इनकम 10,000 है, मतलब मान लो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लो कंसेप्ट समझने के लिए कि 10,000 रुपये की पूरी इनकम तुम ये 100 रुपये वाली कमोडिटी पे क्या करते हो, स्पेंड करते हो। एक जस्ट मान लो, एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि तुम ये 100 रुपये की कमोडिटी जो है 100 रुपये वाली कमोडिटी से ही 10,000 की पूरी इनकम क्या करते हो, यूज़ करते हो, उसी में पूरा अपनी कमोडिटी इनकम यूज़ करते हो। सो माई पॉइंट इज सिंपल इन दिस केस, माई पॉइंट इज सिंपल इन दिस केस, दैट इज 100 रुपीज़ की जो कमोडिटी है, ठीक है, मान लो ये 10,000 रुपये तुम्हारी इनकम है, 100 रुपीज़ की कमोडिटी है, सो ये 10,000 रुपये में तुम्हारी कितनी कमोडिटी आ जाएंगी? तो तुम बोलोगे सर 10,000
डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नथिंग बट डेट इज नथिंग बट 0 0 काट दो, सो 100 कमोडिटीज आ जाएंगी। ठीक है, सो अभी तक जब आपकी इनकम 10,000 रुपये थी, ठीक है, अभी तक जो 10,000 रुपये आपकी कमोडिटी थी, इनकम थी, उसमें आप 100 रुपये वाली क्वांटिटी 10 कितनी खरीद सकते थे, 100 कमोडिटीज खरीद सकते थे। बट खुद सोच के देखो, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, वो इनकम 10,000 रुपये रहती है, लेकिन जो प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस मान लो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो अब प्राइस हो जाती है कम होके 50 रुपीज पर कमोडिटी। तो तुम अब यही इनकम में कितना खरीद पाओगे, तुम खुद बताओ। 10,000 ही आपकी इनकम है, इनकम वुड रिमेन सेम, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग्स रिमेन सेम बट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस। सो अब तुम कितना खरीद पाओगे सर, बट ऑब्वियसली बात है 200 कमोडिटीज। So that means it is simple कि whenever your income तो आपके सेम रहेंगी बट whenever your price will get decrease, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट पहले से के मुकाबले अब आप ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स क्या कर पा रहे हो, खरीद पा रहे हो। पहले आप वही 10,000 रुपए में 100 कमोडिटी खरीद पाते थे, अब आप क्योंकि प्राइस हाफ हो गई है, 50 हो गई है, सो आप वही कमोडिटी, वही इनकम में, सेम इनकम में, 10,000 की इनकम में 200 कमोडिटीज क्या कर पा रहे हो, परचेस कर पा रहे हो। क्यों? तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपकी इनकम वुड तो रिमेन सेम ना, बट इफ द प्राइस डिक्रीजेस, सो बट ऑब्वियसली बात है इन दैट पर्टिकुलर इनकम आप पहले के मुकाबले अब ज्यादा कमोडिटीज क्या कर पाओगे, परचेस कर पाओगे। पहले के मुकाबले अब आपकी कमोडिटीज परचेस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर उल्टा भी तो हो सकता है कि प्राइस अगर 200 हो गई, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, प्राइस अगर 200 रुपीज पर कमोडिटी हो गई, तो अब आप कितना खरीद पाओगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 50 कमोडिटीज। कमोडिटीज। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ने से आप पहले अगर 200 या 100 कमोडिटीज परचेस कर पाते तो अब उससे आप 50 कर पाओगे। तो दैट इज सिंपल। थोड़ा सा लिख लेना इसको, थोड़ा यहाँ पे मैंने जगह थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी इसलिए। ठीक है, सो इनकम वुड रिमेन सेम, इनकम तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, बट अब आप प्राइस के कम होने से ज्यादा क्वांटिटीज क्या कर रहे हो, परचेस कर पा रहे हो। प्राइस के बढ़ने से आप कम क्वांटिटीज क्या कर पा रहे हो, परचेस कर पा रहे हो। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, clear? So that is called as what? Income effect. That is, price of a commodity falls, the consumer can buy the same quantity of a commodity with lesser money और he can buy more of the same commodity with the same money। मतलब जो मैंने आपको बताया कि वही सेम मनी से पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। पहले वो कम कर पाता था, लेकिन अब वो ज्यादा कमोडिटी क्वांटिटी में क्या कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। समझ में आई बात? तो वही सेम बात थी कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, तो प्राइस के कम होने से ही कैन बाय मोर द सेम क्वांटिटी विद द सेम मनी, वही सेम मनी से, वही सेम इनकम से। ठीक है, सेम मनी बोल लो, सेम इनकम लिख लो, एक ही बात है। यू कैन से इट दैट सेम मनी सेम इनकम, तो पहले के मुकाबले भी ज्यादा परचेस कर पाएगा। दस एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस द कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम और परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। रियल इनकम बोल लो या परचेसिंग, रियल इनकम का मतलब होता है परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की कैपेसिटी। पहले 10,000 रुपए तुम लेके जाते थे मार्केट में, तो बोलते थे मेरे को तो 100 क्वांटिटी आएंगी। अब तुम जा रहे हो 10,000 रुपए लेके, क्योंकि प्राइस कम हो गई है, तो तुम बोल रहे हो 10,000 रुपए में मेरी तो 200 क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो तुम्हारी परचेसिंग पावर पहले के मुकाबले क्या हो गई है, इंक्रीज। आई एम अगेन रिपीटिंग, पहले तुम 10,000 रुपए लेके मार्केट में जाते थे, 10,000 लेके तुम मार्केट में एंटर करते थे। 10,000 रुपीज लेके तुम मार्केट में जब एंटर करते थे, तो तुमको मालूम है कि भाई मैं बस लिमिटेड 100 ही क्वांटिटी परचेस कर सकता हूँ। बट अब तुमको मालूम है क्योंकि प्राइसेस कम हो गई है, तो अब यही 10,000 रुपए में, सेम 10,000 में, दैट इज रियल इनकम, दैट इज सेम 10,000 रुपए में मैं वही 10,000 में ज्यादा क्वांटिटी क्या कर पाऊंगा, परचेस कर पाऊंगा। दैट मीन्स आपकी क्या बढ़ गई है, परचेसिंग पावर, कैपेसिटी टू परचेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। नॉट बिकॉज आपकी इनकम बढ़ी है,
योर कैपेसिटी टू परचेज, योर परचेसिंग पावर इज इंक्रीजेस नॉट बिकॉज कि आपकी इनकम बढ़ी है, इनकम इज तो सेम, इनकम तो सेम है, बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइस आपकी पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है। ना कि गलत फहमी में मत रहना, है ना, गलत फहमी मत पाल लेना, कुत्ता पाल लेना लेकिन गलत फहमी मत पालना कभी भी, समझ में आई बात। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मालूम नहीं मेरे को भी, ऐसा बोलते हैं, कैसा बोल दिया मैंने, मेरे को तो मालूम नहीं, क्लियर। तो इसलिए इनकम नहीं बढ़ी है, सिर्फ प्राइस कम हुई है, इसलिए परचेसिंग पावर बढ़ी है, और प्राइस बढ़ेंगी तो परचेसिंग पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन द रियल इनकम इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। रियल इनकम का इंक्रीज होना मतलब परचेसिंग पावर का इंक्रीज होना। तो बच्चे बाद में मेरे को यहाँ पे आके पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या, इनकम बढ़ रही है, यहाँ तो लिखा है इनकम नहीं बढ़ रही है, दैट इज नथिंग बट, इसको इससे लिंक कर देता लो, इसको आप इससे समझो कि रियल इनकम मतलब आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इनकम सेम है, रियल इनकम वर्ड लिखा, दैट मीन्स परचेसिंग पावर आपकी बढ़ रही है, नॉट आपकी एक्चुअल इनकम बढ़ रही है। रियल इनकम एंड एक्चुअल इनकम में डिफरेंस है, ठीक है। तो रियल इनकम इज नथिंग बट आपकी परचेसिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नॉट आपकी रियल इनकम। रियल इनकम इज 10,000 पहले भी, अभी भी और उसके बाद भी वही है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस फॉल इंक्रीजेस, बट ऑब्वियसली बात है वही चीज़, ये छाप लोगे थोड़ा सा, भले थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन छाप लोगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा जीवन में। नहीं छाप होंगे तो तुम्हारी मर्जी, इसके नीचे ये बना के रख लो तो अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचे, वो भी ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं ना। न्यू कंज्यूमर्स विल ऑल्सो एड ऑन, वो जो हमने ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन में पढ़े कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर फॉलो होंगी तो नए कंज्यूमर ज़्यादा इसके अंदर अब ऐड होंगे, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स मोर कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग इट बिकॉज सम ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड इट टू बाई इट अर्लियर now they can afford it to buy it. This increases the number of consumers of a commodity at a lower price, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्यों, पहले वो लोग नहीं कर पाते थे, अब कुछ लोग है भाई कोई कमोडिटी नहीं खरीद पाते, बहुत महंगी है बोले, लेकिन अब उसकी प्राइसेस अगर कम हो रही है, एप्पल की बात ले लो, एप्पल की प्राइसेस अब जब कम हुई तो बहुत सारे लोग एप्पल लेके घूमते हैं, पहले बहुत कम लोग एप्पल फोन लेते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज एज गुड एज कि भाई अब नए कंज्यूमर भी की प्राइस कम होने के साथ क्या होंगे, एड ऑन होंगे। उल्टा नए कंज्यूमर के पुराने वाले भी चले जाएंगे अगर प्राइस तुम बढ़ा दोगे तो। सो एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स न्यू बायर्स विल एंटर द मार्केट लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड क्वांटिटी। मैं इसे मार्किंग करता हूं ना, तुम भी करा करो, तुम्हारे लिए करता हूं, मेरे लिए नहीं करता हूं। डिफरेंट यूजेज, अच्छा कुछ सोच के देखो बार एक बार, ये पॉइंट कुछ सोच के देखो। एक कमोडिटी, दूध की बात ले लो, दूध की प्राइस कम हो गई तो पहले हम ना सिर्फ दूध चाय में यूज करते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि दूध बहुत महंगा था। अब दूध की प्राइस कम हो गई तो हम तो भैया एकदम रोज पनीर बनाएंगे, है ना, पनीर भी बनाएंगे, हम दही भी बनाएंगे, लस्सी भी बनाएंगे, छाछ भी बनाएंगे, अब मेरे को इतने मालूम, और क्या बनता है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, आइसक्रीम भी बनाएंगे, मतलब सब बनाओ तुम। क्यों? अब तुमने यूजेस उसके क्या कर दिए, बढ़ा दिए। पहले तो चाय में इतना सा दूध डालते थे, अब तो बादाम वाला दूध पियेंगे बोले रोज हम 1 गिलास। तो यूजेस क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। मतलब अब आप यूजेस क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है, प्राइस बढ़ेंगी, यूजेस तुम कम कर दोगे वही कमोडिटी के। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो ये 5 पॉइंट है, दैट दिस 5 पॉइंट आर द रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड इज इनकम इफेक्ट, एंड फोर्थ इज न्यू कंज्यूमर्स, एंड फिफ्थ इज डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट है, डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो बढ़ाते जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, तुम लोगों को पता ही है, तुम लोग करते नहीं हो, कंजूसी कर देते हो, चलो कोई नहीं, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।